तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35? दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम 35 टू 49। मतलब क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 49 तक जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। जो ब्लैंक्स में दी गई है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक। चलिए तो देखो पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है वो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द थ्री एक्सेस OX, OY एंड OZ डिटरमाइन, ठीक है। ये जो तीनों एक्सेस है ना, तीनों एक्सेस है OX, OY एंड OZ जो है ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो OX, OY और OZ जो है वो क्या डिटरमाइन करते हैं। देखो अगर हम इन तीनों एक्सेस को बनाएं, ठीक है ना, इन तीनों एक्सेस को बनाएं OX, OY और OZ, मतलब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है Z है, ये आपका X एक्सिस है और ये आपका Y एक्सिस है, ठीक है। तो OX, OZ और OY है ना, ये Y कर देना आप यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको आप Y कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Y। तो OX, OY और OZ जो है यहाँ पे क्या डिटरमाइन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। क्या डिटरमाइन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 35 ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, लिखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट planes are determined by, ठीक है, are determined by axis, ठीक है, are determined by the axis OX, OY and OZ, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है OX, OY और OZ क्या डिटरमाइन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the three planes determine a rectangular parallelepiped which has of rectangular faces, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे पैरेललोपिपेड बनाएं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई पैरेललोपिपेड बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखो ये जो शेप है पैरेललोपिपेड का, ठीक है, ये किस में है, टू डायमेंशनल स्पेस में है ना, ये किस में है, तो टू डायमेंशनल स्पेस में है, ठीक है। अगर हम, ठीक है ना, अगर हम पैरेललोपिपेड बनाए डिटरमाइंड बाय द थ्री प्लेन्स, ठीक है, अगर किसी तीन प्लेन्स को मिला के अगर हम पैरेललोपिपेड बनाए तो जो पैरेललोपिपेड है वो आपको स्पेस में दिखेगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे पैरेललोपिपेड बना सकते हो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका पैरेललोपिपेड, ठीक है। और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इस पैरेललोपिपेड में देखो क्या कह रहा है, the three planes determine a rectangular parallelepiped which has of rectangular faces, मतलब यहाँ पे इस पैरेललोपिपेड में कितनी फेसेस होंगी, है ना, कितनी फेसेस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, और पैरेललोपिपेड में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अपोजिट फेसेस जो सेम होती है, ठीक है। जैसे देख लो, ये देखो इसकी अपोजिट में क्या होगी, ये वाली फेस होगी, है ना, ये देखो इसके अपोजिट में ये जो रेड डॉट मैंने बनाया है इसके अपोजिट में ये वाली फेस होगी, ऐसी, है ना, इस तरीके से। पैरेललोपिपेड जब बनाओगे तो यहाँ पे टोटल 6 फेसेस बनेगी, है ना, टोटल कितनी फेसेस बनेगी, 6 फेसेस बनेगी। कैसी बनेगी, देखो पहली दो फेसेस जो है वो इस तरीके से होगी, है ना, दूसरी जो फेसेस है वो इस तरीके से होगी और तीसरी जो फेस है वो इस तरीके से होगी। देखो बात समझ में आ रही है, पहली दो फेसेस है वो इस तरीके से होगी, एक के ऊपर एक, दूसरी दो जो है वो ऐसे होगी, ठीक है, और तीसरी जो है वो कैसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये इसके अपोजिट में फेस ये वाली, ठीक है, इसके अपोजिट में जो फेस होगी ये वाली फेस होगी, ठीक है ना, ये नीचे वाली फेस होगी, ठीक है, डाउनवर्ड वाली, ठीक है। आप ऐसा एरो दिखा सकते हैं, देखो ये एरो, ये दो अपोजिट फेसेस हो गई, ये वाली एक फेस, ठीक है, और ये वाली एक फेस, ठीक है ना, ये वाली एक फेस, ठीक है। और यहाँ पे देखना, ये देखो ये इंटरनल वाली एक फेस होगी, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली एक फेस होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन अगर देखो आपके पास क्यूब होगा, है ना, क्यूब होगा, तो क्यूब का लगभग शेप जो पैरेललोपिपेड के जैसा ही होता है,
तो उसमें भी कितनी फेसेस होती है, टोटल 6 फेसेस होती है, तो इसमें भी क्या होगी, 6 फेसेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और 6 फेसेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पेयर्स, है ना, 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, है ना, 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरेललोपिपेड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें कितनी फेसेस होगी, 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फेसेस, है ना, 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑन रिस्पेक्टिव एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, xy, z है, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं अगर यहाँ पे एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, तो क्या कह रहा है, the coordinate of a point are the perpendicular distances from the, ठीक है, are the coordinates of a point are the perpendicular distance from the on the respective axis, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, है ना, फ्रॉम द वर्ड गिवन पॉइंट, तो ये जो ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसके इसमें क्या आना चाहिए, गिवन पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, गिवन पॉइंट। देखो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट अगर कोई वर्ड करता है तो वो क्या कहता है, गिवन पॉइंट करता है, ठीक है ना, क्या करता है, गिवन पॉइंट करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा था, the coordinates of a point are the perpendicular distance from the given point on respective axis, है ना, on respective axis, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे then क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, the three coordinate plane divide the space into the parts, the three coordinates planes divide the space into the parts, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए थे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए थे, ठीक है। तो उसमें कितने ऑक्टेंट थे, 8 पार्ट्स थे, है ना, कितने ऑक्टेंट्स थे हमारे पास, 8 ऑक्टेंट्स थे, है ना, 8 पार्ट्स थे, उनको हम क्या कहते थे, ऑक्टेंट्स, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्पेस में कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये होगा आपका y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका z एक्सिस, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका z एक्सिस, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स है वो क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और कौन कौन से 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट प्लेन्स हमारे पास होते हैं, xy प्लेन्स, yz प्लेन्स एंड zx प्लेन, ठीक है। और ये स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो बात को आप समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर फिगर नहीं बनाया हुआ है, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर फिगर बनाए, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम प्रॉपर फिगर बनाए, देखो इसके पहले हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए थे, जिसमें हमने क्या किया था, ठीक है, जिसके ऊपर से हमने साइन कन्वेंशन देखा, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में x y और z की क्या साइन होगी, सेकंड ऑक्टेंट में x y और z की क्या साइन होगी, ठीक है ना, थर्ड ऑक्टेंट में x y z की क्या साइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लेन बनाए, ठीक है ना, इस तरीके से और इस तरीके से, तो मान लीजिए कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये क्या है आपका z एक्सिस है, और ये क्या है ओरिजिन है, ठीक है। तो ये 3 प्लेन्स, कितने प्लेन्स हैं यहाँ पे, 3 प्लेन, दैट इज xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, है ना। कितने प्लेन्स हैं यहाँ पे, 3 प्लेन्स है, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे कितने प्लेन्स है, तो टोटल 3 प्लेन्स है ना, कितने प्लेन्स है, तो टोटल 3 प्लेन्स है, दैट इज xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, है ना, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, ठीक है। और ये प्लेन जो है स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, देखो कितने पार्ट बनेंगे, x y z एक पार्ट बनेगा, देन यहाँ पे मान लीजिए x डैश है, यहाँ पे y डैश है, यहाँ पे क्या है आपका z डैश है, ठीक है। देन z डैश y z, ठीक है, z डैश सॉरी x डैश y z,
है ना, x डैश y z, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या होगा, x डैश y डैश z, और चौथा पार्ट यहाँ पे क्या होगा, x y डैश z। मतलब यहाँ पे ऊपर में 4 पार्ट्स बनते हैं और नीचे में कितने पार्ट्स बनते हैं, 4 पार्ट बनते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 8 पार्ट्स, है ना, कितने पार्ट्स, 8 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है वो स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, है ना, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 पार्ट्स, है ना, कितना आ जाएगा, 8 पार्ट्स आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ अ पॉइंट P lies in the yz plane then the coordinates of a point on the yz plane is of the form, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अगर पॉइंट P जो है ना, अगर पॉइंट P जो है वो yz प्लेन में है, ठीक, अगर कोई पॉइंट P जो है वो yz प्लेन में है, then the coordinates of a point on yz plane is of the form, मतलब yz प्लेन में जो पॉइंट रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा। देखो जब yz प्लेन में कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। जब कोई पॉइंट yz प्लेन पे होता है तो उसका क्या 0 होता है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, क्या 0 होता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 39, है ना, क्वेश्चन नंबर 39 सिंस, ठीक है ना, यहां पे लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस ऐसे लिखिएगा, सिंस इन yz प्लेन, सिंस इन yz प्लेन x इज इक्वल्स टू 0, है ना, x इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। बात ध्यान में रखिएगा कि yz प्लेन में क्या 0 होता है, आपका x 0 होता है ना, yz प्लेन में आपका क्या 0 होता है, तो x 0 होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि yz प्लेन में जब पॉइंट है और उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, है ना, किस फॉर्म में होंगे, तो इस फॉर्म में होंगे a, b, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ऐसे लिखिएगा, देन कोऑर्डिनेट्स of a point, coordinates of a point in yz plane, is of the form, किस फॉर्म में होगा, ठीक है ना, किस फॉर्म में होगा, सो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन yz प्लेन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हो जाएगा 0, a, b, है ना, क्या हो जाएगा 0, a, b। मान लीजिए कि a जो है वो आपका y कोऑर्डिनेट है, b जो है वो आपका क्या है यहाँ पे z कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, क्या है z कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जो पॉइंट yz प्लेन में होगा वो किस फॉर्म में होगा, 0, a, b, या फिर इसी को आप 0, y, z भी लिख सकते हो ना, 0, y, z, मतलब zy प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट की जगह पे y आ जाएगा, z कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, y, z आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द yz प्लेन, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। yz प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि yz प्लेन में क्या 0 होता है, yz प्लेन में क्या 0 होता है, x 0 होता है। तो yz प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या है, x 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन जो है क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन is x is equals to 0, ठीक है। तो ये जो x is equals to 0 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। this is the equation of yz plane, है ना, this is the equation of what, yz plane, ठीक। देन अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if the point P lies on the z axis then the coordinates of the P are of the form, ठीक है। क्या कह रहा है, if the point P lies on the z axis, ठीक है। अगर पॉइंट P जो है ना, अगर पॉइंट P जो है वो z एक्सिस के ऊपर है, z एक्सिस के ऊपर है, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है किस फॉर्म में होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पॉइंट z एक्सिस के ऊपर होता है तो z एक्सिस का इक्वेशन क्या है, z एक्सिस का इक्वेशन है x = 0 एंड y = 0। मतलब z एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, तो लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा सोल्यूशन ऑन z एक्सिस, है ना, ऑन z एक्सिस, ठीक है ना, ऑन z एक्सिस, ठीक है, आपका x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, एंड y इज इक्वल टू भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ऑन द z एक्सिस x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, और y इज इक्वल टू भी आपका यहाँ पे कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फॉर, ठीक है ना, देयरफॉर ऑन द z एक्सिस, ठीक है ना, ऑन द z एक्सिस, ऑन द z एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द z एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स of the point r, ठीक है ना, of the point r क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि x इक्वल टू क्या होता है, 0, y इक्वल 0, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और z की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट z एक्सिस के ऊपर होता है उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होते हैं, तो उसका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, 0, 0, z हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो 0, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका z हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ z एक्सिस r, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक के ऊपर एक, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि z एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या 0 होता है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ऑब्वियसली जो z एक्सिस का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42, है ना, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 r, ठीक है ना, r द इक्वेशन, ठीक है, are the equations of z axis, ठीक है, किसका इक्वेशंस होता है, तो z axis के इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो x is equals to 0 and y is equals to 0 are the equations of what, z axis, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे x is equals to 0, ठीक है, and y is equals to 0, ठीक है, और नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, and लगाना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a line is parallel to the xy plane if all the points on the line have equal, ठीक है, if all the points on the line have equal, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लाइन जो है वो xy प्लेन को पैरेलल कब होगी, है ना, लाइन जो है वो xy प्लेन को पैरेलल कब होगी, जब लाइन जो है वो z एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, जब लाइन जो है वो क्या होगी, z एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है कि a line is a parallel to the xy plane, मतलब xy प्लेन को ये लाइन तभी पैरेलल होगी, कब पैरेलल होगी, if all the points on the line have equal, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बात सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, आपका z एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या है आपका z एक्सिस है, और ये आपका xy प्लेन, ठीक है ना, ये क्या है आपका xy प्लेन है, और ये क्या है आपका z, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर लाइन z एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, अगर लाइन z एक्सिस को परपेंडिकुलर है, देखो इसको xy प्लेन को ये पैरेलल कब होगी, इस बात को आप पहले तो समझिएगा कि लाइन जो है वो xy प्लेन को अगर पैरेलल है तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, z एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, है ना, z एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना, एक क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले लो, z की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे सेम ही मिलेगी, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। अगर z की वैल्यू सेम है तभी तो हम लोग कहेंगे कि ना कि लाइन जो है वो क्या है, z एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना, z एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर लाइन z एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना, अगर लाइन z एक्सिस को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे, ठीक है ना, z एक्सिस को परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा, तभी लाइन xy प्लेन को पैरेलल होगी, और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, ठीक है, जब z का पॉइंट, z के कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन हैव इक्वल z कोऑर्डिनेट, ठीक है, इक्वल क्या, z कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर लाइन के ऊपर का, है ना, लाइन के ऊपर का अगर आपका z कोऑर्डिनेट जो है इक्वल है,
लाइन के ऊपर का अगर आपका z कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल है, ठीक है, तभी लाइन जो है वो क्या होगी, z एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, और अगर लाइन z एक्सिस को परपेंडिकुलर है तभी वो क्या होगी, xy प्लेन को पैरेलल होगी। बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि लाइन इज पैरेलल टू द xy प्लेन, है ना, लाइन इज पैरेलल टू द xy प्लेन इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन हैव इक्वल, मतलब क्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इस बात को आप समझिएगा कि अगर लाइन जो है वो xy प्लेन को पैरेलल है ना, लाइन जो है अगर xy प्लेन को पैरेलल है तो ऑब्वियसली z एक्सिस को क्या होगी, z एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना, z एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है क्या? अगर xy प्लेन को पैरेलल है ना, xy प्लेन को पैरेलल है क्योंकि z एक्सिस जो है वो xy प्लेन को परपेंडिकुलर है, z एक्सिस जो है वो क्या है, xy प्लेन को परपेंडिकुलर। तो कोई अगर लाइन है ना, z एक्सिस जो है वो क्या है, xy प्लेन को परपेंडिकुलर, तो अगर z एक्सिस xy प्लेन को परपेंडिकुलर है और कोई लाइन अगर xy प्लेन को पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि वो भी लाइन z एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर है इसी का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर वो y एक्सिस से पासिंग थ्रू होगी तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू a, अगर वो z एक्सिस से पासिंग थ्रू होगी, x एक्सिस से पासिंग थ्रू होगी तो उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू a। वैसे अगर वो z एक्सिस से पासिंग थ्रू होती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, z इज इक्वल्स टू a होगा। और इस लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसमें z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर का आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें आपको z का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको इक्वल ही मिलेगा, है ना, z का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। सो लाइन इज पैरेलल टू द xy प्लेन, वो कब पॉसिबल है, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन हैव द इक्वल z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लाइन जो है वो xy प्लेन को पैरेलल होगी, लेकिन कब होगी, जब z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, हर पॉइंट के ऊपर का z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a line is parallel to the x axis if all the points on the line have equal। देखो क्या कह रहा है, a line is a parallel to the x axis, ठीक है, a line is parallel to the x axis if all the points on the line have the equal, ठीक है। अब यहां पे देखना, फिर से मैं इसी कॉन्सेप्ट को दोहरा रहा हूं, ठीक है, कि तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन जो क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये जो x एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये x एक्सिस जो है वो किस प्लेन को परपेंडिकुलर, तो yz प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है ना। x एक्सिस जो है ये किस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो yz प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। अब x एक्सिस अगर yz प्लेन को परपेंडिकुलर है तो लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल है ना, क्या कह रहा है, इफ ऑल द पॉइंट्स अ लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस जो है वो yz प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर लाइन जो है वो x एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि वो yz प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, है ना, क्या होगी, वो yz प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। और इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप रिलेशन बनाओ, है ना। अब फिगर के थ्रू मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिएगा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है किसको, xy प्लेन को, और अगर लाइन xy प्लेन को पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा, लाइन जो है वो z एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लेंगे, अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो x एक्सिस जो है वो किस प्लेन को परपेंडिकुलर है, yz प्लेन को परपेंडिकुलर है ना। तो लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो ऑब्वियसली लाइन जो और x एक्सिस जो है वो yz प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली जो गिवन लाइन होगी वो भी क्या होगी, yz प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, और yz प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये है कि आप yz प्लेन में उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, y और z के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, है ना। y और z के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। इफ लाइन, ठीक है, इफ लाइन इज अ पैरेलल, ठीक है, लाइन इज अ पैरेलल to x axis, then line is perpendicular, इसको perpendicular होगी, so line is a perpendicular to what, to किसको perpendicular होगी, yz प्लेन को perpendicular होगी,
है ना, किस प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, तो YZ प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, किसको परपेंडिकुलर होगी, तो YZ प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और अगर YZ प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिएगा सिंस x इज परपेंडिकुलर, है ना, x इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, x इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, YZ प्लेन, है ना, टू YZ प्लेन, ठीक है। तो x जो है वो इसको परपेंडिकुलर होगा तो YZ प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। x जो है वो किसको परपेंडिकुलर, तो YZ प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एंड z, ठीक है, y एंड z आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल ऑन एनी पॉइंट, ऑन एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन, ठीक है। तो आपका जो y और z कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा। अगर लाइन जो है वो YZ प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, लाइन जो है अगर YZ प्लेन को परपेंडिकुलर है तो आप लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उसमें आपको y और z कोऑर्डिनेट जो है वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, y एंड z कोऑर्डिनेट, y एंड z कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y एंड z कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, y एंड z कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, x is equals to a represents a line parallel to the, ठीक है, x is equals to a, है ना, क्या कह रहा है कि x is equals to a line represents the line parallel to, किसको पैरेलल होगी, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाऊं, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका YZ है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, Z है, ये आपका Y है, ठीक है, और ये क्या है आपका x एक्सिस, ठीक है। और x is equals to a का मतलब क्या है कि लाइन जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, और क्या करती है, x एक्सिस को कट करती है, ठीक है। x is equals to a, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है और x एक्सिस के ऊपर क्या इंटरसेप्ट बनाती है, तो x is equals to a इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है ना, a इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखना कि x एक्सिस जो है ना, x एक्सिस जो है वो क्या है, zy प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है ना, zy प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है आपको दिख रही है, ठीक है, x एक्सिस जो है वो क्या है, zy प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, zy प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, क्या है, x एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है वो किसको पैरेलल होगी, तो ये zy प्लेन को पैरेलल होगी, है ना। ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, तो ये किसको पैरेलल होगी, तो ये zy प्लेन को पैरेलल होगी, या फिर yz प्लेन भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू द व्हाट, yz प्लेन, है ना, किसको पैरेलल होगी, तो ये yz प्लेन को पैरेलल होगी, ठीक है ना, किसको पैरेलल होगी, तो yz प्लेन को पैरेलल होगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, द प्लेन पैरेलल टू द yz प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, द प्लेन पैरेलल टू द yz प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, जो प्लेन yz प्लेन को पैरेलल होगा, है ना, जो प्लेन yz प्लेन को पैरेलल होगा वो किसको परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाऊं, ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए आपका x एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या आपका y, ये क्या हो जाएगा आपका z, ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है, और ये क्या है आपका yz प्लेन, ठीक है ना, ये क्या है आपका yz प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कोई प्लेन बनाऊं, है ना, यहाँ पे अगर मैं ये कोई प्लेन बनाऊं, ये एक प्लेन है जो क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, yz प्लेन को पैरेलल है, ठीक है ना, yz प्लेन को पैरेलल है, ठीक है। ये प्लेन जो है ना वो किसको पैरेलल है, yz प्लेन को पैरेलल है, और ये किसको परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो जब इसका मतलब देखो क्या है, x एक्सिस जो है वो क्या है, yz प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, x एक्सिस जो है वो क्या है, yz प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। और yz प्लेन जो है वो क्या है, अगर yz प्लेन जो है वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं कोई प्लेन ड्रॉ करता हूं जो yz प्लेन को पैरेलल है,
है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई प्लेन ड्रॉ करता हूं जो YZ प्लेन को पैरेलल है, तो जो प्लेन होगा वो क्या होगा, x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। किसको परपेंडिकुलर होगा, तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, x एक्सिस, ठीक है ना। किसको परपेंडिकुलर होगा, तो ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। देखो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस, ठीक है ना, बस कॉमन सेंस और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 है ना। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47, the length of the longest piece of a string that can be straight in a rectangular form, the length of the longest piece of a string that can be straight in a rectangular form whose dimensions are 10, 13 and 80 units are, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ बताना है, ठीक है ना। स्ट्रिंग का आपको लेंथ बताना है, that can the length of the longest piece of a string, ठीक है, that can be straight in a rectangular form whose dimensions are 10, 13 and 80 units, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दी गई है और क्या पूछा गया है, स्ट्रिंग की लेंथ पूछी गई है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, तो स्ट्रिंग की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर ए, है ना, सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस, ऐसे लिखिएगा रिक्वायर्ड लेंथ सिंस गिवन, यहाँ पे लिखिएगा सिंस, ठीक है ना, सिंस, या फिर आप गिवन भी लिख सकते हो। सिंस a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और c इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। c इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ द स्ट्रिंग, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लेंथ के बराबर में, रिक्वायर्ड लेंथ के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और प्लस 8 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें, इसको यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको कितना मिलेगा, देखो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 169 कितना, 269, और 269 में यहाँ पे देखो 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 आप करो यहाँ पे 0 प्लस 9 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 13, रिमाइंडर बचेगा 1, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 इज 13, अगेन कितना 3, रिमाइंडर बचा हुआ है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा 333 यूनिट्स, ठीक है, 333 यूनिट्स, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो आपको यहाँ पे क्या मिलती है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 333 यूनिट्स मिलता है, ठीक है ना। कितना मिलता है, तो 333 यूनिट्स यहाँ पे मिलता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a of a, 2, 1 and 1, -1, 1 is a 5 then the value of a, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो 5 है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर 5 यूनिट्स है तो आपको बताना है कि जो ये a है इसका वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 48, है ना। किसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा गिवन, ठीक है, गिवन, यहाँ पे देखिए a ऑफ, ठीक है, a ऑफ क्या दिया हुआ है, a, 2, 1, ये जो पॉइंट आपको दिया गया था उसको मैंने a से डिनोट कर दिया, ठीक है, एंड b ऑफ, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए वो क्या है, 1, -1, 1 क्या है, 1, -1, 1, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस AB जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना होना चाहिए आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये अंडर रूट ऑफ है ना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये देखो ये क्या है आपका x1 y1 है, ये क्या है आपका x2 y2 है, तो x2 कितना है 1 माइनस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है -1, ये -1, y1 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना z2 कितना है 1 है, माइनस z1 कितना है 1 है, तो ये 1 -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ab के बराबर में कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 1 माइनस a का होल स्क्वायर जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है। यहाँ पे देखिए -1 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और 1 -1 जो है वो आपका कितना होता है तो 0 होता है, ठीक है ना, 1 -1 का जो ठीक है 1 -1 जो है वो कितना होता है तो 0 होता है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा √1 - a का होल स्क्वायर प्लस -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बराबर में देखना आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सो ये ab के बराबर में, ठीक है ना, ab के बराबर में देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अब देखो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 5 है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 5 है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर में, ठीक है ना, 5 के बराबर में कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ये होगा आपका 1 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या -3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 9, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर ले, है ना, दोनों साइड की अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर ले, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पे स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस कितना 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस a स्क्वायर जो है माइनस a का होल स्क्वायर ये आपका यहाँ पे ऐसे है 25, 9 को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर में 25 माइनस 9 जो है कितना हो जाएगा 25 में से अगर 9 को निकाल दोगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, दोनों साइड का रूट ले लो भाई साहब, तो ये मिलेगा 1 माइनस a के बराबर में कितना 4 मिलेगा, है ना, 1 माइनस a के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है, सिर्फ 4 मिलेगा क्या, यहाँ पे आप रूट ले रहे हो ना, तो रूट लोगे तो वैल्यू कैसी आएगी प्लस माइनस आएगी, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, है ना, तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसी का मतलब हो गया यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 माइनस प्लस 4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा a इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 4, ठीक है, और क्या होगा a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, ठीक है ना, 1 प्लस 4, तो एक तो आपको a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा -3 मिलेगा, और a इज इक्वल्स टू कितना मिलता है 5 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसमें a का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, एक तो -3 आएगा या तो फिर कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, है ना, एक तो क्या होगा -3 होगा या तो फिर यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो जो a की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है वो कितनी है -3 कितनी मिलती है -3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, -3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक।